नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 5 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 5 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, आज हम लास्ट में जो MPPSC 2020 में प्री का एग्जाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो मध्य प्रदेश जीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, डेज का रिवीजन कर लिया हम। तो 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस मनाया था, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया था। दोस्तों 4 दिसंबर को इंडियन रॉबिनहुड टाटा मामा का बलिदान दिवस मनाया था। देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना का दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं, उसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, उसके बाद 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो भारत में हर साल दोस्तों 4 दिसंबर को देश भर में नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को चिन्हित करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबा दिया था और 500 से अधिक पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों को भी मार गिराया था। साथ ही इसमें भारतीय नौसेना को दोस्तों कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और देखिए 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। दोस्तों हम यहाँ पर इंडियन नेवी डे की थीम की बात करें तो इसकी 2020 में क्या थीम थी? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ठीक है दोस्तों। 2020 की थीम क्या थी इंडियन नेवी डे की? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, यानी भारतीय नौसेना का मुकाबला तैयार, विश्वसनीय और एकजुट है। और दोस्तों इस वर्ष यानी इंडियन नेवी डे 2021 की थीम क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है। 2021 की इंडियन नेवी की थीम क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। बात करें हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर भारतीय नौसेना की, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अच्छा बात करें हम यहाँ पर थल सेना की, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का नया पद बनाने का ऐलान किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 दिसंबर 2019 को। और अभी हमारे देश के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो है जनरल विपिन रावत, जो कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन MPGK से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। देखिए 2 दिन से क्विज नहीं हो पाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज से आपका क्विज कंटिन्यू होगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों अब ईयरली वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी इंक्लूड करेंगे। तो आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करें दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपकी सरकार आपके साथ अभियान चलाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2017-18 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो ये किया गया है विजय घाटोड़े को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों विजय घाटोड़े का संबंध किस जिले से है? तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रवि विजय कुमार मलिमत को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और यह है रवि विजय कुमार मलिमत। अच्छा, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मोहम्मद रफीक
और अभी रवि विजय कुमार मलिमत को नियुक्त किया गया है। हमारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। और जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और इसकी 2 बेंचेस है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पुरुषेंद्र कौरव की, तो ये अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो ये थे एम धर्माधिकारी। ठीक है, और पुरुषेंद्र कौरव को अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और बात करें हम यहाँ पर सतीश चंद्र शर्मा की, तो देखिए पहले ये भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और अभी इनको तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बात करें प्रकाश श्रीवास्तव की, तो देखिए ये भी पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे और अभी इनको कोलकाता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो सतीश चंद्र शर्मा और प्रकाश श्रीवास्तव का भी नाम याद रखिएगा, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से ही है। और देखिए दोस्तों रवि विजय कुमार मलिमत, ये पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इसके बाद अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मोहम्मद रफीक को नियुक्त किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी तक के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये देवास और सीहोर दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी, देवास और सीहोर दोनों। और दोस्तों देवास और सीहोर की लोकेशन कहां पर है, तो यह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट और यह है देवास डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और यह है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और सीहोर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ही भोपाल डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था, 1972 में। ठीक है, पहले जो भोपाल था ये तहसील हुआ करता था सीहोर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, इसके बाद 1972 में ये डिस्ट्रिक्ट बना है भोपाल। और देखिए इसके बारे में कल डिटेल में बता नहीं पाया था, तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण प्रदेश में पहली बार भूमिगत पाइपलाइन के जरिए सिंचाई और पेयजल के लिए पानी प्रदाय करने की योजना पर काम कर रहा है। चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना से 76 गांव के 35,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी दोस्तों, और इसमें करीब 2 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और इस परियोजना पर करीब 75% काम पूरा हो चुका है। और देवास और सीहोर जिले के 76 गांव के किसानों को पहुंचाने प्रस्तावित चिपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और इसमें अब भूमिगत पाइपलाइन भी बिछाने का काम शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, चिपानेर माइक्रो उद्वहन परियोजना का संबंध किन 2 डिस्ट्रिक्टों से है, तो एक देवास और एक सीहोर। और ये किस नदी घाटी पर है दोस्तों, नर्मदा घाटी पर है। और नर्मदा घाटी हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर है। इसके हमारे मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 1077 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन से दोस्तों, तो एक तो सोन नदी जो कि गंगा में जाके मिल जाती है पटना में, और नर्मदा नदी का मुहाना कहां पर है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों, तो ये छिंदवाड़ा जिले को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो यह है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों, तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। और यह है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। किस जिले से अलग होकर बना था, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, कब बना था, 2018 में बना था। इसके पहले कौन सा जिला बना था, आगर मालवा बना था। कब बना था, 2013 में बना था। ये हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला है और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। ठीक है दोस्तों, और अभी देखिए हमारे मध्य प्रदेश से जो करेकर रेखा है वो कितने जिलों से होकर जाती है, 14 जिलों से होकर जाती है। ठीक है, तो ये अभी आगर मालवा से होकर जाती है, शाजापुर से होकर नहीं जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, 11,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, तो ये भी याद रखिएगा 11,815 वर्ग किलोमीटर है। कि दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पातालकोट है, जो किस तहसील में आता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में आता है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के तामिया तहसील में ही पातालकोट है और ये भारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये किस नदी पर किया जाता है दोस्तों, जाम नदी पर किया जाता है। ठीक है, गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाम नदी पर किया जाता है।
छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दो मुख्य जलप्रपात है, उनका नाम भी याद रखिएगा, कुकड़ी खापा जलप्रपात और लीलाही जलप्रपात। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दो मुख्य जलप्रपात, एक कुकड़ी खापा जलप्रपात है और एक लीलाही जलप्रपात है। तो मसाला पार्क भी कहां पर है, तो वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए दोस्तों, विश्व दिव्यांग दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार दिव्यांगजन के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास कार्य के लिए संस्थान को दिया गया है। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय विकलांग दिवस की, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था दोस्तों। और यूनाइटेड नेशन असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर वर्ष 1983 से लेकर 1992 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस दशक घोषित किया था। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का उद्देश्य क्या है, आधुनिक समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम बात करें पेसा की फुल फॉर्म क्या होती है, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, द प्रोविजंस ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज बिल। पंचायत उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक है। और ये भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह समिति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने अपने कानून बना सके। और इसी दृष्टिकोण से दिसंबर 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया दोस्तों। और दिसंबर 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति पर लागू कर दिया गया। और इसका मूल उद्देश्य दोस्तों यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाए, जिसका उल्लंघन करने की जो शक्ति है वो राज्य के पास न हो। दोस्तों, वर्तमान में 10 राज्यों ने पेसा एक्ट लागू कर दिया है। कौन कौन से, एक तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान। और दोस्तों, पेसा एक्ट की विशेषताएं क्या है, तो इस अधिनियम की दोस्तों मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। और प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है। तो प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधन के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है। और राज्य विधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन अथवा उपयोग न करे। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टाटा भील जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हो रहा था, वहां से घोषणा की है कि आज से हमारे मध्य प्रदेश में यानी कल 4 दिसंबर डेट थी, पेसा एक्ट लागू किया जा रहा है। और उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी बंधुओं को स्वयं अधिसूचना पढ़कर सुनाई और कहा कि अधिसूचना के प्रावधानों में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए यह एक्ट आज प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में निवास कर रहे वनवासी जिनके दिसंबर 2006 से पूर्व के वन अधिकार के कब्जे अभी तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिए जाएंगे। और इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में जिन जनजातीय भाई बहनों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें आवास बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ष 4 दिसंबर को जननायक टांटिया मामा के बलिदान दिवस पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों, तो ये पाताल पानी में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पाताल पानी में। और दोस्तों, पाताल पानी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू तहसील में आता है। दोस्तों, जननायक टांटिया मामा का जन्म किस गांव में हुआ था, विरी गांव में हुआ था। विरी गांव किस तहसील में आता है, तो ये पंधामा तहसील में आता है। और पंधामा तहसील किस जिले में है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसे पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। और दोस्तों, पातालकोट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और गोड़ा डोंगरी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो 1930 में गोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस क्षेत्र में आदिवासियों ने सत्याग्रह किया था, जंगल सत्याग्रह। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था।
और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आदिवासी नेता गुंजन सिंह के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह किया गया था। तो दोस्तों पाताल पानी में 4,55,00,000 रुपए की लागत से नवतीर्थ स्थल बनाया जाएगा और यहाँ ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां वीरता की उपासना की जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देगा। और नवतीर्थ स्थल में लाइब्रेरी, व्यू पॉइंट, पाथवे के साथ जनजातीय म्यूजियम और जननायक टाटा मामा वाटिका भी बनेगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि अब पाताल पानी में हर वर्ष 4 दिसंबर को जननायक टाटा मामा के बलिदान दिवस का मेला भी आयोजित होगा। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नदी नहीं है? तवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, केन नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है, बेतवा नदी भी है और चंबल नदी भी है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बात करें हम दोस्तों यहाँ पर आज तवा नदी की, तो देखिए तो इसकी लंबाई है दोस्तों 380 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है दोस्तों। और किस नदी में जाके मिल जाती है? नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? देनवा, मालिनी, सुक्तवा, कालीभीति है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी का नाम भी याद रखिएगा, मालिनी, सुक्तवा, कालीभीति। दोस्तों जो एमपीपीएससी 2020 में प्री में क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, पहला सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। किस कवि ने और राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था दोस्तों? तो ये धनपाल ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाम था। और टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो देखिए एमपीपीएससी की आंसर शीट के हिसाब से टंडरा दिया है इन्होंने, वैसे वास्तविक नाम इनका टाटिया था। ठीक है, और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो देखिए इनका सही क्रम है, सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय, उसके बाद है निधन संबंधी उल्लेख। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन था दोस्तों, 15% या 20%, तो इसका आंसर क्या हो गया था? 20% हुआ था। देखिए वैसे बुक में आप देखोगे तो 17.82% लिखा है। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट में। तो अभी सागौन के वृक्षों में वृद्धि हुई है दोस्तों, तो ये लगभग इसमें 20% इसका सही आंसर था। बेतवा नदी कहां से निकलती है दोस्तों? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी किस से निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। इसमें केन नदी भी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है और एक मान नदी है वो भी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों कौन नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस.के. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? ये 243(1) में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है दोस्तों? तो ये उत्तरी भाग में। ठीक है, भिंड, ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, उस ओर अधिक तापांतर होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। और उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? मुरैना है। ठीक से याद रख लीजिएगा इसको। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ेगा? तो बुरहानपुर से मुरैना की ओर बढ़ेगा। प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 16-17 के लिए है 34.14। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये तो सबको ही पता है, हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ठीक है, मंडला, बालाघाट, धार या इंदौर? तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।